दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नेटवर्क होता क्या है, रेंज में डिवाइड कैसे होता है और नैश नेटवर्क भी क्रिएट करना सीखा था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी के बारे में और नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। मतलब नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी होती क्या है। टर्मिनोलॉजी यानी टर्म्स जो हम नेटवर्किंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नोड किसे कहते हैं, होप क्या होता है, आज सब क्लियर हो जाएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोड के बारे में। देखो, जब दो डिवाइस नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उन डिवाइसेस को डिवाइस नहीं कहा जाता है, उनको नोड बोला जाता है। उसके बाद आता है हॉप। जब हम किसी मोबाइल से किसी दूसरे मैसेज भेज रहे हैं तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंच रही है, क्योंकि किसी भी डिवाइस के एक स्पेसिफिक रेंज होता है। तो वो मैसेज आपसे दूसरे तक पहुंचने में जो भी राउटर या मोबाइल टावर की पाथ को डिसाइड करती है, उन टावर या राउटर को हम होप बोलते हैं। यानी हमारी और रिसीवर की साइड को छोड़ के दूसरे किसी भी डिवाइस को सहारा हम कॉल या मैसेज करते वक्त लेते हैं तो उसको हम होप बोलते हैं। अब आता है टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? एक कमांड लाइन इंटरफेस हमको प्रोवाइड करता है। कमांड क्या होते हैं? कमांड्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हमें शेल से इंटरैक्ट करने में मदद में। शेल टर्मिनल में होता है। जब हम टर्मिनल में कमांड टाइप करते हैं तो शेल वहीं पे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो में हम इसे डीप में समझेंगे। इतना अब के लिए जान लो कि शेल हमें CLI मोड में डिवाइस को कंट्रोल करने देता है। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। हम जिस पे कमांड लिखते हैं वो टर्मिनल होता है, जैसे विंडोज में CMD होता है। वो कमांड को कंप्यूटर को भी तो समझ आना चाहिए, वहीं पे शेल काम करता है। एक चीज और, MBPS और MBPS कैपिटल B और स्मॉल b में फर्क होता है। मेगाबाइट्स पर सेकंड कैपिटल B में होता है और मेगाबिट्स पर सेकंड स्मॉल b में होता है। एक बाइट 8 बिट के समान होता है। कंपनी वाले हमेशा बिट में स्पीड देने की बात करते हैं ताकि नंबर बड़ा लगे। ये थे कुछ नेटवर्किंग के टर्म्स। इसमें टर्मिनल, कमांड और सेल नहीं आता, पर आगे काम आएगा तो जानना जरूरी था, इसलिए बता दिया। अब डिवाइस पे आते हैं। पहले आता है हब। ये एक स्मार्टलेस डिवाइस होता है। इसमें पोर्ट्स दिए जाते हैं जहां से हम कनेक्ट करते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए। पर अगर 4 कंप्यूटर एक हब में जुड़े हैं, अगर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 4 को डाटा भेजना चाहती है पर हब के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता है वो डिवाइस को आइडेंटिफाई कर पाए, वो सबके पास डाटा भेज देगी। इसको ब्रॉडकास्ट हम बोल देते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? हम कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी वायर्स लग जाएंगी। अब हम हब की मदद से एक हब से बहुत सारी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत खर्चा बढ़ जाता है वायर्स के लिए, पर हब के लिए बहुत कम वायर्स लगती है, पोर्ट्स को बस कनेक्ट करना होता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? ब्रॉडकास्टिंग, मतलब एक अगर आपने कुछ मैसेज भेजा कंप्यूटर 1 से तो ये ब्रॉडकास्ट कर देता है, सारे कंप्यूटर्स पे ये भेज देगा। इसको पता नहीं कि किसको भेजना है किसको नहीं। इसके पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं रहता कि ये सबको आइडेंटिफाई कर सके नेटवर्क में, तो ये सबके पास भेज देता है। इस वजह से क्या होती है? फ्लडिंग हो जाती है, सारे पोर्ट्स पे वो फ्लड कर देता है। इसके बाद क्या होता है? जिनको इस डाटा का जरूरत नहीं होता उनके पोर्ट्स पे भी फ्लडिंग कर देता है, और अगर उन्होंने कोई डाटा शेयर करने की कोशिश की तो वहाँ पे कोलिजन हो सकते हैं। ये होती है रिपीटर। ये इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस होती है जो सिग्नल की पावर लॉस रीट्रांसमिट करके हाई लेवल और हाई पावर के साथ फिर से भेज देता है ताकि सिग्नल ज्यादा रेंज को कवर कर पाए। जैसे आपने अपने घर पे एक राउटर लगाया है, आपका घर बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या होगा कि राउटर की सिग्नल तो आपके पास नहीं पहुंच पाएगी, तब आपको एक रिपीटर वहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि वो सिग्नल को आप तक मतलब पहुंचा सके। तो वही काम होता है रिपीटर का। इसके बाद आता है मॉडम। मॉडम बेसिकली डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये टेलीफोन लाइन से ट्रैवल कर सकता है। फिर आता है NIC। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपके सिस्टम में इनबिल्ड मिलता है। इससे आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो, वायर्ड हो या वायरलेसली आप एक्सेस कर सकते हो। वायर में आपको पहले RJ45 मिलता था, यानी कि रजिस्टर्ड जैक 45। उसे जैसे हम इथरनेट केबल्स लगाते हैं तो इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। RJ45 में कनेक्ट करके हम इथरनेट केबल से इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। इसमें हमें मैक एड्रेस भी दिया जाता है और सारे मैक एड्रेस यूनिक होते हैं। मैक एड्रेस यानी मेमोरी एक्सेस कंट्रोल होता है, और ये एक यूनिकली स्पेसिफाइड होता है। सबको एक यूनिक मैक एड्रेस मिलता है, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। आती है स्विच। ये हब का ही इंटेलिजेंस वर्जन है। ये इंटेलिजेंस इसीलिए है क्योंकि इसके पास एक
डाटाबेस होती है जिसमें मैक एड्रेस सब डिवाइस का प्रेजेंट होती है। जब कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 4 को डाटा भेजना चाहती है तब स्विच अपने टेबल से मैक एड्रेस वेरीफाई करता है, सिर्फ उसी कंप्यूटर 4 को ही भेज देता है वो डाटा, और सारे पोर्ट्स पे वो फ्लड नहीं करता, बस जिसको चाहिए डाटा उसी को ही भेज देता है। इसको हम यूनिकास्ट बोल देंगे। अब आता है ब्रिज। ब्रिज एक इंटेलिजेंट रिपीटर है, ये भी डाटाबेस पोजेस करता है और उसके मैक एड्रेस से डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट करना होता है। अब आते हैं राउटर पर। राउटर क्या होता है? राउटर एक डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। यानी आप अपने घर से एक लैन में कनेक्टेड हो, जब आप गूगल को एक्सेस करना चाहते हो वहाँ पे राउटर काम करता है। वहाँ वो क्या करता है कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्ट कर देता है। तो यही होता है राउटर का काम। अब आता है गेटवे। गेटवे का काम क्या होता है? ये क्या करता है कि ऐसे दो सिस्टम को जोड़ता है जो कि बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। उसके बाद आता है WAP यानी वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इसका काम होता है कि वायरलेसली डिवाइस को जोड़ना, या ऐसे मान लो कि आपके अपने वाईफाई को ऑन रखे हो अपने मोबाइल में और उसको कनेक्ट करना चाहते हो, तो कनेक्ट करने के लिए कोई तो सिग्नल चाहिए होगा ना, तो वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट करता है। वो कंटिन्यूसली सिग्नल भेजता रहता है और जो भी उसके रेंज में आ जाता है तो उसको वो कनेक्ट करने में मदद करता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो ये थी सारी नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी और नेटवर्क डिवाइसेस जो कि मैंने आपको बता दिया है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हम बात करने वाले हैं स्विचिंग के बारे में और वाईफाई मॉडल क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू योर लर्निंग।